Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Bytes series in which we are doing our chapter Parliament. So I just hope कि अभी तक हमने जो 3 parts Parliament के complete किए हैं that you have already revised. You have revised all the facts and terms because Parliament chapter means you have different terms जिनके आपको meanings पता होने चाहिए. So to download the PDF of all the lectures of Polity Bytes series, you can subscribe to our Telegram channel O2IAS Academy. Plus, you can also download our app O2IAS Academy app, in which you will get the PDF of all the lectures of Polity Bytes, by which you can revise again and again. And secondly, you can also download the other PDFs and other study material for the subjects of general studies, which are available for free there. So let's start with today's नाउ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ आर पार्लियामेंट दैट इज 4. अभी तक हम दोनों हाउसेस कंप्लीट कर चुके हैं. देन वी हैव सीन कि जो प्रोसीडिंग्स हमारी जैसे वर्किंग चलती है पार्लियामेंट की, कैसे सेशंस चलते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि सेशंस के बीच में ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ऐसे कौन से मोशंस हैं जिनको पास किया जा सकता है जिनके थ्रू हमारी जो पर्टिकुलर एक सिटिंग की या एक सेशन की जो हमारे पास वर्किंग चलती है. आज जो हम करेंगे, नाउ वी हैव स्टडीड एवरीथिंग. हमने हर जगह पढ़ा स्पीकर, देन डिप्टी स्पीकर, फिर हमने पढ़ा चेयरमैन, फिर हमने पढ़ा डिप्टी चेयरमैन. ये कौन है? दे आर द हेड्स ऑफ द हाउसेस. मीन्स अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, द हेड इज स्पीकर, then deputy speaker. But when we talk about the Rajya Sabha, it is chairman and deputy chairman. Secondly, when we said about the chairman of the Rajya Sabha, so we अभी आपको क्लिक होना चाहिए, that is related to the vice president. Okay. So आज का लेक्चर जो है that is around the ऑफिसेज. मीन्स जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज अपॉइंट अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे पर्टिकुलर हाउसेस की वर्किंग को देखते हैं, हेड करते हैं. बिकॉज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं. हर सिटिंग में प्राइम मिनिस्टर आके नहीं बैठेंगे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट आके नहीं बैठेंगे. इज द ऑर्गन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज. लोकसभा या राज्यसभा का किसी का भी नहीं. सो वी हैव टू अपॉइंट सम पर्सन जो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को देखे, ठीक है. तो आज हम इसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे. एंड इन द लास्ट आई हैव इंक्लूडेड 2 स्लाइड्स जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि यू हैव टू सी द नोट्स की नोट्स कैसे बनाने हैं. सो आई विल टेल यू इन द 2 स्लाइड्स कि कैसे आपको चीज़ें इंटीग्रेट करनी है एक ही छोटे से किसी टेबल में, फ्लो चार्ट में, एंड हाउ दैट विल बी जस्ट फॉर अ एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. एंड जो हमारे पास पहला जो हम ऑफिस आज करेंगे दैट इज द स्पीकर. एंड स्पीकर की जो हमारे पास बात की गई है दैट इज इन आर आर्टिकल 93. अब आपको ये आर्टिकल्स बार बार जब भी हम कोई अमेंडमेंट आती है या कोई आर्टिकल आता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को साथ में कंप्लीट कर लीजिए. बिकॉज एट एंड ऑफ द होल दिस सीरीज, और जब आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा फिर आप सोचेंगे नहीं मैं एक दिन बैठ के सारे आर्टिकल्स रट लूंगा. सो ऐसा नहीं होगा. बिकॉज यू हैव टू सी अभी साथ साथ में कुछ आर्टिकल्स जो आपको याद रहने चाहिए. सो आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द बोथ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर. नेक्स्ट इज, अब देखो सबसे पहले जो ये ओरिजिनेट हुए थे दोनों ऑफिस, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, दैट इज 1921 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1921 में ओरिजिनेट हुए थे. और हमारा कौन सा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा था? 1919. अब इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है? एक तो हमने पढ़ा था मॉन्टेमेलो फॉर्म्स. वो कौन से थे? बिकॉज कंफ्यूजन होता है 2 में. एक है मॉन्टेमेलो रिफॉर्म्स या कैम्सफोर्ड फॉर्म. अब वो आपको देखना है कि 1919 वाला हमारे पास कौन सा है. नेक्स्ट इज जो हमारे पहले स्पीकर जिनको हम टर्म करते हैं दैट इज जीवी मावलकर, ठीक है. एंड सेकंड जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है हमारे, ही इज अनंतसयनम अयंगर. कभी कभी ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं किसी भी आपके नॉर्मल स्टेट्स ऑफिसेज में या कहीं पे. सो आपको ये 2 चीज़ें इसमें याद रखने की. जो फर्स्ट स्पीकर है हमारे फर्स्ट स्पीकर है वो है जीवी मावलकर, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं दैट इज अनंतसयनम अयंगर. सेकेंडली हमारे पास जो ये पहली बार जो ऑफिस ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था 1921 में. एंड कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर हुआ था? दैट इज 1919. बिकॉज हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं 1935 के साथ. ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ जब सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने जो चेंज किया था, वहाँ पे हमने चेंज किया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उससे पहले इनको बोला जाता था डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा, जो इस स्पीकर वाले ऑफिस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुई थी 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से. लेकिन जो इसका नेम, ये जो स्पीकर नाम पड़ा था वो पड़ा था हमारा 1935. प्रायर टू दिस इट वाज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट.
ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा इन पर्टिकुलर ऑफिसेस को लेके इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। पहला है कि जो लोकसभा के हमारे स्पीकर बनेंगे, ठीक है, वो कहाँ से होंगे, उन्हीं के मेंबर्स के बीच में से कुछ जो ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से जो है एक पर्टिकुलर इंसान को इलेक्ट किया जाएगा एज अ स्पीकर। प्लस उस पर्टिकुलर इलेक्शन डेट की कौन इसको डेट सेट करेगा, दैट इज आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वेकेंट होगा तो लोकसभा किसी और मेंबर को इलेक्ट कर देती है। लोकसभा स्पीकर मीन्स एक द मेंबर्स हैं उसमें से एक स्पीकर हुआ, और जब इसकी वैकेंसी होगी तो वापस से इन्हीं मेंबर्स में से कोई एक और स्पीकर बन जाएगा। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया कि इसमें वैकेंसी कब कब होती है। अब वैकेंसी कब कब क्रिएट होगी, या तो वो लोकसभा का मेंबर ही ना रहे, ठीक है, अगर लोकसभा का मेंबर नहीं होगा देन ही कैन नॉट बी अ स्पीकर। इससे आपको एक चीज पता लगी फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा का स्पीकर के लिए दैट ही शुड बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट इज इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट ऑफिस जो हम करेंगे दैट विल बी अ डिप्टी स्पीकर। तो अगर लोग स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो रिजाइन किसको करेगा, डिप्टी स्पीकर को, या फिर रेजोल्यूशन पास हो जाए, ठीक है। रेजोल्यूशन पास होने का भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो कौन पास करेगा, लोकसभा के मेंबर्स ही रेजोल्यूशन पास करेंगे अगेंस्ट इनको हटाने के लिए। देन व्हाट विल बी द टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ द ऑफिस नॉर्मली जो है दैट विल बी अ 5 years। क्या एक स्पीकर दूसरी बार स्पीकर बन सकता है, फॉर श्योर बन सकता है, लेकिन वही चीज़ है इफ ही विल बी इलेक्टेड अगेन, ठीक है। When the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि क्या जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी तो क्या साथ में ही स्पीकर भी अपना ऑफिस छोड़ देगा, सो नहीं, वो वेट करेगा कि नेक्स्ट लोकसभा कब मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज रिमूवल, कैसे हम हटाया जाता है। तो मैंने भी आपको रेजोल्यूशन की बात की थी जैसे, तो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, विद द मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी इसमें काम आएगी, दैट विल बी आर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। हमने मेजोरिटीज ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, देन वन इज स्पेशल मेजोरिटी and one is absolute majority. So I think you are clear with all these 3 terms, और अगर नहीं just go back and जब हमने amendment वाला चैप्टर करा था उसमें हमने ये सब चीज़ें कवर की थी। So just see कि what are the types of majorities। तो इस पर्टिकुलर इसके लिए हमें 14 days का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। प्लस व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट। वो एक हाउस की मीटिंग में बैठ सकता है लेकिन वो वहाँ पर उसको प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो उसको हेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, लेकिन उनके पास कास्टिंग वोट, जो हमारी कास्टिंग वोट है वो स्पीकर के पास नहीं होगी जब हमारा रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट चला होगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक पहली चीज़ कि अगर रेजोल्यूशन को पास करना है, रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। प्लस वो जब उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का काम चल रहा होगा या जब वो टाइम चल रहा होगा रेजोल्यूशन का, उस टाइम पे अगर कोई मीटिंग है तो वो उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंट क्यों हो सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ही कैन बी प्रेजेंट देयर बट ही विल नॉट हैव अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, जब टाई होता है, मान लो कुछ कोई वोटिंग सिस्टम हो रहा है, टाई हो रहा है, देन स्पीकर के पास एक अलग से पावर है जिसमें वो अपनी वोट दे सकता है, दैट इज आवर कास्टिंग वोट। नेक्स्ट इज सैलरीज। तो ये जो ऑफिसेज है वी हैव ऑलरेडी डन द शेड्यूल्स, अब आपको याद आना चाहिए। सो सैलरीज ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा एंड चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट, हाउएवर दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेज है, वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज आर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अब इनकी पावर्स क्या है। सबसे मेन ऑफिस जो है स्पीकर है, बिकॉज इफ यू नो द पावर्स ऑफ द स्पीकर, तो अब चेयरमैन की पावर जो है राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन की जो पावर्स है, डिप्टी स्पीकर की जो पावर है, यू कैन रिलेट विद दीज पावर्स। ओके, सो जो पहली पावर है दैट इज ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब पर्टिकुलर हाउस में कुछ चीजें चल रही होंगी उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को लेकर डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, हमारे स्पीकर। बाद में सुप्रीम कोर्ट का रोल है, दैट इज अ डिफरेंट, लेकिन उस पर्टिकुलर सिटिंग में, उस पर्टिकुलर सेशन में, उस मीटिंग हॉल में हु विल बी द फाइनल इंटरप्रेटर, दैट इज आवर स्पीकर। नेक्स्ट इज
रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे वो भी कौन हमें बताएगा, दैट इज आर स्पीकर ही बताएंगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है लोकसभा का वो कौन देखेंगे, हमारे स्पीकर ही देखेंगे। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स है ये भी कौन देखेंगे, हमारे स्पीकर देखेंगे। जब भी कोई ज्वाइंट सिटिंग होगी, अब ज्वाइंट सिटिंग का आपको यहाँ पे आर्टिकल नंबर याद आना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, वो हमारे स्पीकर ही करेंगे। चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का कोई भी नहीं करता है। वेन एवर देयर विल बी अ ज्वाइंट सिटिंग टोल्ड बाय, कौन उसको डिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग का, कौन आपको वो देगा, दैट इज आवर प्रेसिडेंट। तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, हमारे लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट इज कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। व्हाट इज कोरम, आपको याद होगा 1/10। दिस इज द मिनिमम, इतने लोग होने चाहिए एक हाउस के। Next is he or she does not vote in the first instance but can exercise a casting vote in the case of a tie. ये भी हमने डिस्कस किया था। Decides whether a bill is money bill or not and his decision on this question is final. जब एक पर्टिकुलर बिल आएगा तो वो मनी बिल है कि फाइनेंस बिल है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंडक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ बिल्स ओनली, सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक होता है हमारे पास मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल पार्ट 1, एक होता है फाइनेंस बिल पार्ट 2। ठीक है, तो कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल फाइनेंस बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारे स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। बिकॉज जैसे ही मनी बिल आ जाता है उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, उसको पास करने के कुछ तरीके हैं और दोनों हाउसेस की पावर उसमें अलग है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो इसमें कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है, वो करेंगे हमारे स्पीकर ही डिसाइड। नेक्स्ट इज स्पीकर एडजुडिकेट्स द क्वेश्चंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब 10th शेड्यूल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक होता है 10th शेड्यूल, बाकी जहाँ प्रेसिडेंट की बात आती है वो एक चीज़ अलग है। बट वेन एवर इट विल बी अ 10th शेड्यूल के रिलेटेड अगर हमारा कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो कौन देखेगा, हमारे स्पीकर ही उस चीज़ को देखेंगे। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। Acts as the ex-officio chairman of the conference of the presiding officers of the legislative bodies in the country. सब इनकी जितने लेजिस्लेटिव बॉडीज की जब भी कोई मीटिंग होगी तो एंड ही विल बी द हेड ऑफ, मतलब ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पर्टिकुलर मीटिंग। अपॉइंट कौन किसको करता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा, जिसके चेयरमैन एंड सुपरवाइजर्स दे आर फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। तो ये पर्टिकुलर पावर्स हैं जो हमारे स्पीकर के पास है। मींस लोकसभा के जितने भी, चाहे वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है या लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री जो हमारी कमिटीज बनती हैं उनको हेड करने का, उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का जो पावर है वो किसके पास है, हमारे स्पीकर के पास ही हमारे पावर है। प्लस कुछ 10th शेड्यूल का हमने देखा, प्लस ही इज द, दो चीज़ें याद रखिएगा कि ही इज द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, प्लस कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज की कंट्री में अगर कोई मीटिंग होगी देन ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नाउ स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द, होता है ना कि बाई जैसे बोलते हैं बाई डिफॉल्ट वही होंगे। सो स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। सेम थिंग इज अवेलेबल टू द राज्यसभा के चेयरमैन भी। ठीक है, बिकॉज दोनों हाउसेज की अपनी अपनी कमेटीज होती है, सो दे आर द हेड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। ये लोकसभा में भी अवेलेबल है और राज्यसभा दोनों में, वहाँ पे चेयरमैन एंड यहाँ पे स्पीकर। नेक्स्ट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोनों में इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर इन द ब्रिटेन एंड द इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर जो है इन ब्रिटेन, स्पीकर इज स्ट्रिक्टली अ नॉन पार्टी मैन। देयर इज अ कन्वेंशन दैट स्पीकर हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेंबर तो होंगे हाउस के बट उनको रिजाइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बट ब्रिटेन में जैसे ही वो स्पीकर बने, यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर। ओके, तो ये चीज़ आपको देना, जो डिफरेंस है दैट इज रिजाइन। दिस हेल्दी कन्वेंशन इज नॉट फुली एस्टैब्लिश्ड इन द वे द स्पीकर डज नॉट रिजाइन। बस ये दो चीज़ें हैं, ये ही एक डिफरेंस है दोनों के स्पीकर्स, मतलब दोनों के ऑफिसेज में, यहाँ के और ब्रिटेन के। नेक्स्ट ऑफिस इज आर डिप्टी स्पीकर। अगर आपको स्पीकर समझ में आ गया होगा देन इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डू दिस पर्टिकुलर ऑफिस। तो डिप्टी स्पीकर में हम देखते हैं द डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग स्टेट मेंबर्स। ये भी लोकसभा के मेंबर ही होंगे। प्लस कौन इसको फिक्स करेगा, स्पीकर का किसने फिक्स किया था डेट,
जब हमने इलेक्शन ऑफ द स्पीकर देखा था तो आपको अभी तक याद होना चाहिए कि किसने फिक्स किया था इलेक्शन को, बट इन द केस ऑफ डिप्टी स्पीकर कौन फिक्स करेगा इलेक्शन का डेट, दैट इज आवर डिप्टी स्पीकर. देन द डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. अगर इसको डिप्टी स्पीकर बोला गया है तो ऐसा नहीं है कि दिस ऑफिस विल कम अंडर द स्पीकर, ये जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को. ठीक है. नेक्स्ट इज द डिप्टी स्पीकर में विकेट हिज और हर ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द वैकेंसी. हमने स्पीकर के टाइम पे वैकेंसीज देखी थी कि सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा. इसमें भी सेम रिजाइन कर देगा किसको, स्पीकर को. स्पीकर ने किसको रिजाइन किया था, डिप्टी स्पीकर को, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो किसको दे देगा, स्पीकर को. रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. सेम रेजोल्यूशन का प्रोसीजर पढ़ चुके हैं. सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 days. सो देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन द कि कैसे उस पर्टिकुलर ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर सम पावर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपको लिंक करना है तो जैसे ही हमारे स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है तो ऑटोमेटिकली डिप्टी स्पीकर को ही स्पीकर बना दिया जाता है. सो उस टाइम पे ये स्पीकर कभी बीच में एब्सेंट हो जाए तो उस टाइम पे कैसे पावर्स डिप्टी स्पीकर के पास जाती है, सो दैट वी विल डिस्कस है. सो पहली चीज है एक्ट्स एज द स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस. अगर स्पीकर चला जाता है देन उसी टाइम पे डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली स्पीकर के ऑफिस में चले जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग. सेम केस जो पावर्स हमने वहां पढ़ी थी, अब वो कौन परफॉर्म करेगा, डिप्टी स्पीकर. लेकिन द शर्त एक है दैट इज कि अगर हमारे स्पीकर वहां से एब्सेंट है. नेक्स्ट इज privilege. The deputy speaker, like the speaker, has the privilege of the casting vote in the case of tie, and the deputy speaker has one special privilege. ये देखिए, this is the thing that whenever he or she is appointed as the member of parliamentary committee, he or she automatically becomes its chairman. इसका मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे स्पीकर. और उस पर्टिकुलर कमेटी के अगर मेंबर हमारे डिप्टी स्पीकर बन जाएं तो बाय डिफॉल्ट ही वही उसके चेयरमैन भी बन जाते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिलेटेड टू द डिप्टी स्पीकर. बाकी जितनी पावर्स हैं, जैसे ही स्पीकर का ऑफिस विकेट हो जाएगा उसी टाइम पे डिप्टी स्पीकर अपनी पावर्स फंक्शन कर देंगे एज अ स्पीकर. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द टू ऑफिसेज ऑफ आर लोकसभा, दैट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. अब जो हम देखेंगे दैट विल बी द राज्यसभा. इफ यू आर क्लियर विद योर सी, तभी हमें चलना तो ऐसे चाहिए था कि राज्यसभा देन लोकसभा, बट द थिंग इज इफ यू आर क्लियर विद द स्पीकर की सारी पावर्स, स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर का रिमूवल, तो आपको अभी जो बाकी आगे हैं, चाहे वो राज्यसभा है, चलो राज्यसभा के जितने दोनों ऑफिसेज हैं वो आप आराम से एज अ रिविजन, बस आपको कुछ टर्म्स चेंज करनी है, आप आराम से कर सकते हैं. सो तो पहले हम देखेंगे अब चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, और इनके साथ जो आर्टिकल रिलेटेड है दैट इज आर्टिकल नंबर 64. ठीक है. द वाइस प्रेसिडेंट शाल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड ये हम वाइस प्रेसिडेंट में भी कर चुके हैं. आर्टिकल 89 बोलता है राज्यसभा शाल चूज वन ऑफ इट्स एमपीज टू बी द डिप्टी चेयरमैन एज ऑफन एज द पोजीशन बिकम्स वेकेंट. व्हाई डायरेक्टली टू द डिप्टी चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन हमारे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, दैट वी हैव सीन इन दिस आर्टिकल. नेक्स्ट इज आर इलेक्शन प्रोसीजर फॉर द डिप्टी चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन की जब बात आएगी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द वाइस प्रेसिडेंट. ओके, सो सबमिट अ मोशन प्रपोजिंग द नेम ऑफ अ कलीग फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन. तो कौन मोशन, कोई मोशन उस पर्टिकुलर चीज को प्रपोज करेगा एक नाम को, और वो कौन करेगा, कोई राज्यसभा का मेंबर ही. देन द मेंबर मूविंग द मोशन हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन साइड बाय द एमपी हुज नेम ही और शी इज प्रपोजिंग. इसमें भी अगर मान लो मैंने नाम लिया कि ये ए जो है वो बनेगा, कोई मैं ए हूँ और मैंने नाम प्रपोज किया किसी बी का. ठीक है, मैंने एक मोशन मूव, ए ने मोशन मूव किया कि बी को हम बनाएंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो ए को सबसे पहले एक टाइप ऑफ पेपर साइन करके देना पड़ेगा जिसमें बी के साइन हो गए कि हाँ ही इज ऑल्सो विलिंग टू बिकम अ डिप्टी चेयरमैन. Okay, majority of the house decides who gets elected as a deputy chairperson. If the political parties arrive at a consensus candidate, then that MP will be unanimously elected as the deputy chairman. अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में ही डिसाइड कर लेती है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर इंसान को हम डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे, तो आपको कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली ही आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंसान को डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं. सो ये हमने देखा इलेक्शन का प्रोसीजर. इलेक्शन के बाद अब हम देखेंगे हाउ द वैकेंसी क्रिएट, वैकेंसी कैसे बनेगी. तो
तो सेम जो हमने स्पीकर में किया, डिप्टी स्पीकर किया, अब सेम जो वही चीज़ हमारी वैकेंसी यहाँ पे आएंगे. सो इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तो पर्टिकुलर जो इंसान है वो वहाँ का चेयरमैन या सॉरी डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रखेंगे. उनको रिजाइन करना है तो वो रिजाइन किसको करेंगे? चेयरमैन को. चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. देन इफ ही इज रिमूव बाय रेजोल्यूशन, सेम थिंग, वही रेजोल्यूशन पास होगा 14 डेज के नोटिस पे. और जो कास्टिंग वोट की जितना भी सारा जो हमने स्पीकर में किया है, सेम वही पावर्स यहाँ पे आ जाएंगी व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर दिस ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज गोइंग ऑन. और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चाहे हम रिमूवल ऑफ हम लोकसभा पर इम्पीचमेंट जो टर्म है, ये आई थिंक अभी 4th और 5th टाइम आपको रिपीट करी. इम्पीचमेंट टर्म इज यूज फॉर द प्रेसिडेंट. बाकियों के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज आर रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, रिमूवल ऑफ चेयरमैन, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन. इम्पीचमेंट किसी के लिए भी नहीं यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द पावर्स ऑफ आवर चेयरमैन. Adjourn the house or to suspend its sitting in the event of the absence of quorum. Quorum वही 1/10 strength adjourn कर सकते हैं हाउस को. नेक्स्ट इज 10 शेड्यूल पे, अगर जैसे स्पीकर में हमने किया था कि अगर 10 शेड्यूल के ऊपर अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन आपको एक्सेप्ट करनी है, डिसाइड करनी है, तो कौन करेगा? तो हमारे कौन उसको फाइनल किसका माना जाएगा? दैट इज द हेड ऑफ द हाउस. और राज्यसभा की बारी आएगी तो हाउस का हेड कौन है? हमारे हैं डिप्टी चेयरमैन या सॉरी चेयरमैन. ठीक है. तो चेयरमैन कौन डिटर्मिन करेगा कि हाँ जी ये पर्टिकुलर इंसान डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल के अंडर है कि नहीं है. Next is the chairman's consent is needed to raise a question of breach of privilege in the house. We have already discussed the privilege motion, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था what are the privileges, कैसे उसको कंडक्ट किया. अगर तो ब्रीच करेगा तो कंसेंट, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई कंसेंट चाहिए तो वो किसका कंसेंट होगा? हमारे चेयरमैन का. बिकॉज इन सब चीज़ों में जो बात चलेगी, जब हमने लोकसभा में भी कंप्लीट किया, दैट इज द हेड ऑफ द हाउस एंड हेड ऑफ द हाउस इज इन राज्यसभा इज आर चेयरमैन. Next is he nominates the member to different standing committees and department related parliament committees. Next, it is the duty of chairman to interpret the constitution and rules so far as the matter relating to the house are concerned. No one can enter into any argument or controversy with the chairman over such interpretation. Okay, so the thing is कि जब बात आएगी स्पीकर की या चेयरमैन की, तो ये लोग कमेटी के मेंबर्स को भी अपॉइंट करेंगे, कमेटीज़ को अपॉइंट करेंगे, उनके चेयरमैन्स को अपॉइंट करेंगे. कुछ कमेटीज़ ऐसी है जिनके बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन्स जो हैं खुद ही उसके चेयरमैन बनते हैं. जब हमने देखा था स्पीकर है, अगर वो कुछ हम 3 कमेटीज़ करी थी, उनके वो चेयरमैन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. सेम एज अगर हमने वहाँ पढ़ा था कि डिप्टी स्पीकर है, अगर वो किसी के मेंबर अपॉइंट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमेटी. नाउ सो दैट इज ऑल बिकॉज लोकसभा का स्पीकर समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट था. अगर आपने वो चीज़ कंप्लीट कर ली देन दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. आपको बस रिपीट ही करना है. और राज्यसभा में आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट वो है कि हमारे चेयरमैन जो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. नाउ द नेक्स्ट ऑफिस आर लीडर ऑफ अपोजिशन. ठीक है. एंड दिस विल बी द लास्ट ऑफिस दैट वी विल डिस्कस. इसके बाद हम बात करेंगे वो 2 स्लाइड्स के ऊपर जो मैं आपको कर दी, विच हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. ओके. सो लीडर ऑफ अपोजिशन को जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था दैट इज इन 1960. दीज आर स्मॉल फैक्ट्स ओनली, कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है. सो पहली बार जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला था दैट इज 1969 में. स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला था 1977 में. सैलरी और अलाउंस किसकी तरह होते हैं? इनके कैबिनेट मिनिस्टर की तरह. अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स मैंने आपको बहुत पहले ही आपको समझाया था कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में कैसे हम एक रैंकिंग को देखते हैं. सो CGI जो है हमारे 6 पे हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में 7. हु इज एट द फर्स्ट? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया 1st 3rd 6, आई थिंक 6 तक भी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नहीं तो वापस से जाइए. देन सुप्रीम कोर्ट जजेस किस पे आते हैं? 9 पे. ओके. सो यू हैव सीन कि सुप्रीम कोर्ट जजेस से पहले ही उससे भी पहले आते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन उनसे पहले कौन आ जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. तो लीडर ऑफ अपोजिशन के टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स कौन आएगा? नंबर 7. लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटी किसकी? जब हम लोकपाल को सिलेक्ट करेंगे, CVC को सिलेक्ट करेंगे, CIC CBI डायरेक्टर, जब इन सब की एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो लीडर ऑफ जो अपोजिशन है ही विल बी ऑल्सो द मेंबर ऑफ दीज पर्टिकुलर कमेटीज. सो दीज आर द फैक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ऑफिस दैट इज आर लीडर ऑफ अपोजिशन. 69 में पहली बार ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिला. स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला 1977 में. कैबिनेट मिनिस्टर की तरह इनकी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं. टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में हमने देखा इनका नंबर है 7 जो CGI के बाद आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस से
पहले आता है। और ये 1 2 3 4 ऐसे कमेटीज हैं जिनके ये मेंबर होंगे जो सेलेक्ट करती हैं। जब इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को सेलेक्ट करना होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन विल बी द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑफिस। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारे लोकसभा के मेंबर जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं या हमारे जो चेयरमैन डिप्टी, ये अलग, इनके लिए कोई अलग से ओथ नहीं है। रीजन बीइंग दे आर द मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। तो जैसे बाकी लोकसभा के मेंबर्स ओथ लेंगे वैसे ही इनकी भी ओथ एडमिनिस्टर होती है। कोई डिफरेंट इनके लिए ओथ का ऑफिस नहीं बनाया गया है। ओके, तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी, नाउ वी हैव स्टडीड, अभी तक आपने देख लिया, आपने इतने टाइम्स हमने जब राज्यसभा कंप्लीट किया था, लोकसभा कंप्लीट किया था। सो दीज आर द थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू बाय द नोट मेकिंग कि देखिए जैसे अभी ये राज्यसभा इसमें दिया हुआ है। सो अब ऐसे बने कि इलेक्शन, बैलेट, नोटा एंड टर्म। तो राज्यसभा में कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। देन बैलेट इज ओपन, कैन नोटा अलाउड नो। टर्म कितने? कंटिन्यूइंग चैम्बर, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा पीपल बाय एफपीटीपी। एफपीटीपी आपको पता है, फर्स्ट पोस्ट सिस्टम जो होता है। देन बैलेट कौन सा होता है? सीक्रेट, नोटा येस। 5 ईयर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व 5 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट मीटिंग। लेकिन जो बाकी डिसॉल्व करने के तरीके हैं वो है बात की बात। लेकिन पर्टिकुलर जब हम देखते हैं कि कैसे किसी हाउस को डिसॉल्व किया, ये टर्म है। सो दिस इज, अब इसी उसमें आपकी बहुत सारी, आई थिंक अराउंड, जब हमने इसको पढ़ा होगा डिटेल में, सो इट वॉज अराउंड 6-7 हमारी स्लाइड, 7-8 स्लाइड. So it can be covered in one slide in one table. Okay, so next is same with the chairman, deputy chairman, speaker and deputy speaker. Elected by कौन? All MPs, राज्यसभा MPs, all Lok Sabha MPs and all Lok Sabha MP. यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर. वाई ऑल MPs? बिकॉज ये कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट. रिजाइन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर. अब देखो रिमूवल का जो हमने मेजोरिटी दे, सो इफेक्टिव मेजोरिटी बाय राज्यसभा, एग्रीड बाय लोकसभा. ये क्यों? बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट की इसमें बात हो रही है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा एंड इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा. सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स. जो हम एक मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप एक ही स्लाइड में या एक छोटे से टेबल में आप कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि हाँ जी कोई और चीज़ भी है जो आपको ऐड करनी है, तो यू कैन जस्ट मेक वन मोर. आपके पास एक सेकेंड, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं. यू कैन ऐड योर टेबल्स टर्म. सो दिस इज पर्टिकुलर मेड नॉर्मल टेबल के ऊपर मैंने बनाया. यू कैन मेक इन, इफ यू आर मेकिंग ऑनलाइन नोट्स तो आप ऐसे टेबल्स बना सकते हैं. यू कैन मेक स्मार्ट चार्ट्स, जो फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. इफ़ यू आर मेकिंग योर नोट्स ऑन द पेपर्स तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं. सो इट ऑल कि आप कैसे कंफर्टेबल है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हाउ विल यू मेक द क्रिस्प, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम के लिए बैठेंगे तो उससे पहले आपके पास पूरी कॉपी रिवाइज करने का टाइम नहीं है. सो योर नोट शुड बी इन शीट्स. ओके, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ओके, in election for Lok Sabha or State Assembly, winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be elected directly. तो क्या कहीं पे आपने ये सिचुएशन देखी थी? सो उसमें कंडीशन इसने बोला है कि 50% लोग होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस laid down in the constitution, in Lok Sabha, speaker's post goes to the majority party and deputy speakers to the opposition. तो laid down by the constitution ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया. सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. तो आंसर विल बी डी. Next is the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as. अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीकर, मान लो कोई एक इंसान बोल रहा है, ठीक है, आपको उसको रोकना है एंड किसी सेकंड इंसान को अथॉरिटी देनी है कि नहीं अब आप बोलिए. सो ये पावर, इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोला जाता है? तो डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेशन या यील्डिंग ऑफ द फ्लोर. सो वी हैव नॉट कवर्ड इन द स्लाइड्स ये, लेकिन अब क्वेश्चन में इसको इसीलिए डाला था. सो इट विल बी द यील्डिंग ऑफ द फ्लोर. ठीक है, तो जब स्पीकर, मान लो कोई एक वन इंसान है वो अभी कुछ बोल रहा है, तो स्पीकर विल टेल कि नहीं आप अब रुक जाइए, अब आप सेकंड को बोलने दिए. तो इसको क्या बोलते हैं हम? यील्डिंग द फ्लोर. ठीक है, सो ये छोटी छोटी टर्म्स, बिकॉज पार्लियामेंट चैप्टर इज ऑल अबाउट द टर्म्स. Okay, now next is consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in opposition was the Swatantra Party. ठीक है, in a Lok Sabha, a leader of the opposition was recognization for the first time in the 1969. So is it correct? तो अभी हमने कहा तो second तो सही है. ठीक है, if second is correct तो A तो नहीं है. And
Then next is, in Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. तो ऐसा अभी नहीं है. So आपको correct statement बतानी है because leader of opposition का भी हमने complete किया था. So the answer will be B here. Not first भी गलत है, third भी गलत है. अब ये कौन सी, ये तो आप देखेंगे कि अब आपके साथ कौन सी पार्टी थी जो उस टाइम पे मेजोरिटी में इलेक्ट हुई थी. नेक्स्ट इज, consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. Next, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. ठीक है, तो बात किसकी हुई है? nominated members की. तो फर्स्ट जो बोला कि राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. And nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election but right to vote in the election of the vice president. तो ये सही है कि गलत? Of course it is correct. We have seen जब हमने vice president का election पढ़ा था, removal पढ़ा था, तब हमने ये चीज़ cover की थी. So the answer will be B in this case. Okay. So that's all about the important offices of this particular Lok Sabha and Rajya Sabha. सो अभी तक हमने पार्लियामेंट का पूरा पार्ट्स कंप्लीट किया. आई थिंक अब एक लेक्चर जिसमें बट पार्लियामेंट आई थिंक होल एंड सोल कंप्लीट है अब आपका. नाउ वी हैव टू स्टडी, अगर आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एक तो बिल्स वाला पार्ट विल कंप्लीट, प्लस अगर कुछ और लेफ्ट होगा तो देन वील कंप्लीट. एंड नाउ दैट विल बी द लास्ट लेक्चर एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट. प्लस आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. दैट इज ऑल अबाउट द पावर्स. अगर आपको लोकसभा के स्पीकर की पावर्स क्लियर हैं, लोकसभा के स्पीकर का पूरा ऑफिस अगर आपको अच्छे से क्लियर है, देन आपको डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आराम से क्लियर हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू सी ओनली द सम आर्टिकल या कहीं पे कुछ स्पेशल पावर है, जैसे कि हमने डिप्टी स्पीकर जब हमने पढ़ा था तो एवरीथिंग वाज सेम, लेकिन बस एक स्पेशल पावर हमने पढ़ी थी कि जैसे ही वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही उसके हेड बन जाते हैं या उसके चेयरमैन बन जाते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई जस्ट होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर. डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल प्लस और फ्रॉम OTOS Academy ऐप. आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए. एंड येस, वन फॉर श्योर, जो आज हमने 2 स्लाइड्स देखी नोट मेकिंग को लेके, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए. ऐसे ही अगर आप क्रिस्प नोट्स बनाएंगे तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द रिविजन ओनली. थैंक यू सो मच. होप यू जस्ट लाइक द लेक्चर.